अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा क्लास, मैं इंशाल्लाह 3 मिनट के अंदर लेक्चर शुरू करता हूँ, तो तब तक बाकी लोगों को भी आने दें। जो ये स्लाइड है ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। 3 मिनट तक इंशाल्लाह हम लेक्चर शुरू करते हैं। क्लास मुझसे टाइम का पूछा गया है, इंशाल्लाह टाइम चेंज नहीं होगा, यही टाइम रहेगा। अच्छा जी क्लास, मैंने जो आपकी स्लाइड है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर ली है। और जो अब हमारा ये स्लाइड नंबर 2 है, इसके अंदर जो 4 बड़े टॉपिक्स हैं वो ये सामने हमारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एनाटमी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हम जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा
फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो हम इससे शुरू करते हैं जी। अच्छा क्लास, जो हमारी स्लाइड्स हैं ये मैंने कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर दी हैं, लेकिन ये भी फाइनल वर्जन नहीं है स्लाइड का, मतलब कि इसमें मैं कुछ भी एक्सटेंड नहीं करूँगा। इसकी टोटल स्लाइड्स 113 है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। तो मैं इंशाल्लाह इसको कंप्रेस करूँगा, तो टॉपिक वाइज मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। तो मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आज इंशाल्लाह 15 स्लाइड्स आपकी कवर करूँगा। तो इसी तरह बाकी और स्लाइड्स जो हैं वो भी कंप्रेस करूँगा। तो जब ये दफ़ा लेक्चर एंड होगा, तो जो एंड पे आपके साथ फाइनल वर्जन शेयर किया जाएगा, आपने उसको कंसिडर करना है क्वेश्चंस के लिए और आप पेपर्स के लिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। Finance and accounting. Any organization cannot be successful unless its finance are soundly managed. जो फाइनेंस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा है उससे रिलेटेड जितने भी टास्क्स हैं, बैंकिंग, सैलरीज, इनवर्ड आउटवर्ड, वो सारा आपके फाइनेंस के अंदर कवर होता है। In this section, those aspects of finance and accounting with which the newly graduated software engineers is most likely to come into contact are emphasized. उन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगर कोई नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना चाहते हो तो। अच्छा जी, द नीड ऑफ कैपिटल। सबसे पहला सवाल है कि हमें कैपिटल क्या है। कैपिटल कहते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो आपके पास पैसा होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो द नीड ऑफ कैपिटल। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर रिसेंट ग्रेजुएट इन कंप्यूटिंग टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब उन्हें क्यों चाहिए होते हैं जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज, उन्होंने आगे से कुछ जो दो मॉडल्स हैं। एक तो आप मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस शुरू करते हो तो आप कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट्स दोगे। मिसाल के तौर पे आप जी कहते हैं जी हम कैस्पर्सकी एंटीवायरस, हम एंटीवायरस बेचते हैं। तो एंटीवायरस आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपने जो कैस्पर्सकी वाली कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप की है और आप उनका प्रोडक्ट कुछ कमीशन लेकर बेचोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट हायर सर्विसेज, आप जो आगे से सर्विसेज ले रहे हो, आप उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसकी पेमेंट्स के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। और अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो तब भी आपको टीम डेवलप पैकेजेस, आपको टीम बिल्डिंग के लिए, आपको अपने एम्प्लॉय की पेमेंट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। दे विल बी इन नीड ऑफ सम मनी टू स्टार्ट द वेंचर। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस है उसको कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए उसको हम वेंचर स्टार्ट करने के लिए जो पैसे चाहिए उसको कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अब है जी द नीड ऑफ कैपिटल की अगली स्लाइड है, लेकिन इसमें हमने सवाल डाल दिया कि व्हाट इज कैपिटल नीडेड फॉर। कैपिटल की ज़रूरत क्यों होती है। Capital will be needed for salaries, rents and bills, equipments, cost of advertising, miscellaneous expense, interest on any money borrowed. आप कर्जा भी लोगे वो भी आपके कैपिटल में आ सकता है, लेकिन आपने अगर एक बंदे से कर्जा लिया है उसके बाद दूसरे से लिए, तो अब दूसरे से पैसे लेकर पहले बंदे का कर्जा उतारते हैं। जिस तरह आप हम चाइना का कर्जा उतारने के लिए अमेरिका से पैसे ले रहे हैं या फिर अमेरिका का कर्जा उतारने के लिए चाइना से पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी, अगला है सोर्सेज ऑफ फंड्स। कि ये जो फंड्स हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट होता है या सॉफ्टवेयर हाउस ऑपरेशनल है, वो भी ऑपरेट कर रहा है, तो उसको फंड्स चाहिए। तो फंड्स कहाँ से आ सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है पेपर का वो ये, नेम एंड एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो ये फंड्स क्या हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो फंड है वो है ग्रांट। अच्छा जी, a grant is a sum of money given to the company. The company is obliged to demonstrate that it has been used for the purpose for which it was indeed it intended. Grant is never paid back to the organization who gave it. अच्छा, ग्रांट जो है ना, इसकी मिसाल आप ऐसे, अभी नॉर्मली ग्रांट आपको ऑर्गेनाइजेशंस भी से दे सकती हैं, हुकूमत भी दे सकती है। जिस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की ग्रांट्स आती हैं जी, इग्नाइट की ग्रांट्स आई हैं, या फिर जो एमफिल की रिसर्च की ग्रांट्स आती हैं, पीएचडी की ग्रांट्स आती हैं। जो ग्रांट है वो सबसे पहले उसकी कंडीशन ये है कि वो हमने वापस पैसे नहीं करने होते हैं। जो पैसा ग्रांट के अंदर आएगा वो वापस नहीं होगा। लेकिन जो ग्रांट दी जाती है वो ऐसा नहीं होता कि आपको पहले दिन ही सारा पैसा दे दिया जाए। जिसने आपको ग्रांट देनी होती है वो ये कहेगा कि आप मुझे अपना पूरा प्लान प्रपोज करें
कि आपको कब कब कितने पैसे चाहिए होंगे और आप क्या क्या डिलीवर करेंगे, और उस डिलीवर करने के बाद एक मिनट क्लास यार उस कहाँ से आ गए। अच्छा चलो, वो ग्रांट्स हमें कहाँ से मिलेंगी और उन ग्रांट्स को जो हमारे पास आई हैं, अच्छा जिसने हमें ग्रांट दिया वो ये मेक श्योर करेगा कि हम अपने माइलस्टोन्स को अचीव करें तो हमें अगली इंस्टॉलमेंट मिले। ग्रांट कभी वन टाइम नहीं मिलती, वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। तो जो पहले ही आपको ग्रांट का पार्ट मिलेगा, उसके बाद अगला आपको तब मिलेगा जब आप पहला ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। तो हर ग्रांट का नेक्स्ट आइटरेशन ऑब्जेक्टिव बेस आपको मिलेगा, लेकिन ग्रांट वापस नहीं होती, वो वापस नहीं आप ऐसे करोगे। फिर जी हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, एक मिनट बस। हाँ जी, हमारे पास दूसरी है जी लोन, सोर्स ऑफ फंड्स। हाँ जी, अब जो लोन है वो क्या चीज़ है? अ लोन इज अ सम ऑफ मनी लेंट टू द कंपनी, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट at a rate that may be fixed or variable. Loan is usually for fixed period. The company is liable to pay back the loan, and if company dissolves, the lender is entitled to recover the loan from the sale of the company's asset. अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप कंपनी के शुरू में जिस तरह 3 सोर्स ऑफ फंड है, पहले तो आपको कोई ऐसी ग्रांट दे देता है जो आपने वापस नहीं करनी। दूसरा, आप अगर आपके पास पैसे नहीं पूरे हो रहे या कोई ग्रांट नहीं दे रहा तो आप लोन भी ले सकते हैं बैंक से या किसी इंसान से। लेकिन लोन जो भी आप कर्जा लेते हो उस पे आपको सूद देना होता है, आपको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने हैं। और जिसने जो लेंडर है वो अगर कंपनी दिवाली हो जाती है तो जब दिवाली होगी तो उसके एसेट सेल होंगे, तो जो लेंडर है वो मेक श्योर करेगा कि कंपनी के जो जिसने लोन दिया है उसके एसेट्स रिकवर हों, उसकी पेमेंट रिकवर हो एसेट्स को बेच के। थर्ड फॉर्म है हमारे पास फंड की, उसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज मनी पेड टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग थे, आप आपकी ही मिसाल ले लेते हैं। आप जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हो, और जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं वो बड़े ब्राइट स्टूडेंट थे, तो उनका कोई एक ऐसा आइडिया आया जो वो समझते हैं कि बड़े पैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनके पास खुद से पैसे नहीं है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो किया जाएगा वो ये कि वो अपनी कंपनी का प्रपोजल बना के मुख्तलिफ वेंचर कैपिटलिस्ट्स के पास जाएंगे और उन्हें प्रपोज करेंगे कि हमें इसके लिए इतना पैसा चाहिए। आगे से जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम आपको कर्जा दे सकते हैं, जो हम पहले ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप हमें जो पैसे वापस करोगे वो आप इतने उस पे कमीशन के साथ वापस करोगे, एंड और इतने टाइम फ्रेम में आपको पैसे रिकवर करने। एक तो ऑप्शन उन कैपिटलिस्ट्स के पास ये होती है, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये होती है कि वो कहते हैं जी ठीक है, हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप हमें कंपनी का 30% शेयर दे दो, 50% शेयर दे दो। तो वो जो शेयर है कंपनी का उसका हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल। कि जो ओनर है ना, जो आपको पैसे दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांग रहा, मैं कर्जा नहीं दे रहा, लेकिन मैं परसेंटेज मांग रहा हूँ इस कंपनी की ओनरशिप की। वो नॉर्मली इसलिए मांगते हैं कि लोन जो है वो एक किसी ना किसी टाइम फ्रेम तक जाके एंड हो जाएगा। अगर किसी ने आपको 1 लाख रुपया दिया है तो आप उसको लेट्स सपोज 1 साल में पे बैक कर सकते हो, 8-8 हज़ार रुपये की किस्त आप करके उसको पे बैक कर सकते हो। लेकिन जो इक्विटी है, अगर आप 30% कोई किसी या 50 या 40% उसको दे देते हो, तो जब तक आपकी कंपनी वजूद में है तब तक आपको उसको पैसे देते रहना होगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आते हैं जी, अगला जो स्लाइड है वो है बजट एंड मॉनिटरिंग। अब क्योंकि अभी फाइनेंसेस की ही बात हो रही है तो जो बजटिंग है वो ज़रूरी है। ये थोड़ा सा पुराने, अब जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये उससे इसलिए रिलेटेड है कि जो बिजनेस प्लान बनाने वाला है उसको बजटिंग और मॉनिटरिंग का एक प्लान प्रपोज करना होता है। तो अब उस बजटिंग और मॉनिटरिंग के अंदर क्या क्या कुछ आता है? अ बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान for a defined period of time, usually a year. It is an estimate of revenue and expense over a specified
a future period of time. It is compiled and re-evaluated on a periodic basis. A budget is predicted for the future financial position of an organization, covering usually the current or the next financial year. अच्छा जी, पहले मैं पिछले पॉइंट को क्लियर, सबसे पहला पॉइंट है जी, बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान जो कि एक किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. It is an estimation of revenue and expense over the specified future period of time. It is compiled and reevaluated over on a periodic basis. जब ये आप प्लान प्रपोज करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है हम उससे इतना रेवेन्यू गेन कर सकते हैं और हमारा इतना खर्चा होगा. A budget is a period. A budget is a prediction of the future financial position of an organization, covering usually the current or the next financial year. ये आपकी प्रिडिक्शन होती है, फोरकास्ट होती है कि आप एक साल बाद या 6 महीने बाद या 12 या 4 महीने बाद किस पोजीशन पे खड़े होंगे फाइनेंशियली. A complete budget include prediction for all the annual financial statements, but most concerned aspect of budgeting is income and expenditure budget. जो इसमें फोरकास्ट तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे अहम है, जो मोस्ट कंसर्न्ड है, वो है जी इनकम कितनी होगी कंपनी की और एक्सपेंडिचर कितने होंगे. और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अगर हम लेट्स सपोज महीने का जो प्रोडक्ट है वो 1 करोड़ रुपए का सेल करें, लेकिन जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो 40 लाख आ रहा है, तो हम 60 लाख प्रॉफिट में जा रहे हैं. बजटिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. ये ऐसा नहीं है कि ये एक दफ़ा डॉक्यूमेंट कर दिया तो ये फिक्स हो जाएगा. ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें, जो मेजर आपके टारगेट्स हैं, वो चेंज नहीं होते, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी उसको अचीव करने की चेंज हो सकती है, इसलिए इसको इंटरैक्टिव प्रोसेस का है. अच्छा जी, एडजस्टमेंट्स आर मेड रिपीटेडली अंटिल अ सिचुएशन इज रीच्ड वेयर सेल्स एक्सीड एक्सपेंडिचर विद रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन. एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं रिपीटेडली अंटिल अ सिचुएशन इज रीच्ड वेयर सेल एक्सीड. आप अपने इस प्लान को आहिस्ता 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 रिवाइज कर सकते हो, लेकिन इस मकसद के साथ कि आपकी सेल्स एक्सीड करें. अगर आपके नए प्लान से सेल्स आपकी एक्सीड कर सकती हैं आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपको वो अपने प्लान को अपडेट करने की इजाज़त है. अच्छा जी, आगे आते हैं जी हम सेल्स एंड ऑर्डर इनटेक. अ सेल इज़ अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज वेयर द बायर रिसीव्स गुड्स, सर्विसेज एंड एसेट्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी. आप सेलर हैं और आपके क्लाइंट्स आपके बायर्स हैं, और जब आप उनको कोई भी चीज़ ऑफर करोगे तो वो गुड सर्विस या एसेट्स होंगे इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और वो आपको पैसे देंगे. ऑर्डर इनटेक इज द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स अ कंपनी कैन इनटेक इन सर्टेन टाइम. जो ऑर्डर इनटेक है वो ये कि हर कंपनी की एक प्रोडक्शन लिमिट होती है. आपको अगर कोई कहे कि नहीं, मुझे लेट्स सपोज आप ये मास्क ही बना रहे हैं, आपको कंपनी कह देती है कि मुझे 10 लाख मास्क चाहिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी 5,000 की है, तो आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का ऑर्डर बुक नहीं करोगे, ऑर्डर इनटेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आप कितना डिलीवर कर सकते हैं कितने टाइम में. अब आगे आ जाता है कॉस्टिंग. जो कॉस्टिंग है वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखनी है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. The price at which an organization decides to sell a product or a service depends on the cost of producing and providing it, market conditions. पहला है कि जी आपको वो प्रोड्यूस करने में कितने खर्चा आ रहा है, और फिर जब आप वो डिलीवर कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग इट का आप अपने कस्टमर को वो डिलीवर कर रहे हैं, उसमें पैकेजिंग आ सकती है, उसमें शिपिंग आ सकती है, उसकी भी कॉस्ट, प्रोडक्शन प्लस जो आपकी प्रोविजन की कॉस्ट है. एक तो ये फैक्टर है, ये ओनली फैक्टर नहीं है. इसके बाद और कौन से फैक्टर हैं जी? मार्केट कंडीशंस, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. के जो आपने प्राइस सेट करनी है, आप वो अपनी मर्जी से इसलिए नहीं कर सकते कि आपके मुकाबले की एक और कंपनी वही प्रोडक्ट आपसे सस्ता बेच रही हो, तो आप महंगा किस तरह बेच लेंगे. तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो भी इफेक्ट करती है. फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट की प्राइस लेट्स सपोज 50 रुपये है और आपकी भी 50 रुपये है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, तो दोनों जो कंपनियां हैं वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के या क्वालिटी बढ़ा के एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकती हैं, यानी अपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज कर सकती हैं, ताकि जो डिमांड की इलास्टिसिटी है उसको भी मैनेज किया जा सके. अच्छा जी, इसके बाद है जी कॉस्ट के अंदर. कॉस्टिंग में कुछ फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे एक डायग्राम में शो किए हैं, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ.
कॉस्ट के अंदर सबसे पहला है जी रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल्स एंड बॉट इन आइटम्स। आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो सबसे पहले जिस रॉ मटेरियल से आप वो बना रहे हैं या जिस मशीन से आप बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपने उसकी कॉस्ट आपने प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट आपने इंक्लूड करनी है अपने फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करने में। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो आपका इक्विपमेंट है जिसे आप मैन्युफैक्चर करें। फिर आगे आ जाए जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उस पर जो लेबर लग रही है उसकी कॉस्ट भी आप इंक्लूड करेंगे। ओवरहेड्स, ओवरहेड कंपनी के वो एक्सपेंस होते हैं जो कि कंपनी किसी खास सेक्शन के अंडर नहीं डाल सकती। मसलन अब अगर हम कहते हैं लेबर कॉस्ट, तो जो अब लेबर को आपने चाय पानी का खर्चा देना है, वो आप लेबर कॉस्ट में नहीं डालेंगे, उसको आप ओवरहेड में डालेंगे। लेकिन आप उसको डालेंगे जी ये हमारा एंटरटेनमेंट का ओवरहेड है, कि ऐसा ओवरहेड जो मिसलीनियस होता है, मिसलीनियस प्रोडक्ट्स जो जो होने हैं आपकी कंपनी में, लेकिन वो इतने बड़े यूनिट्स नहीं हैं कि वो उनको एक स्पेशल हेड का नाम दिया जाए, इसलिए उन्हें ओवरहेड्स कह देते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं हम कॉस्टिंग की फर्दर एक्सप्लेनेशन में। मटेरियल्स विच आर बॉट बाय अ कंपनी and processed as part of the company's manufacturing process are called raw material. Bought in items, these bought in items are those items that are bought by a company and incorporated into their product as it is unchanged. The cost of equipment for a company is simply how much the company paid for the equipment. The cost of labor is the sum of wages paid to the employee. Overhead are the costs that cannot be directly associated with specific product or services but must still be covered by the total revenue. What factors? ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्टिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। आगे आ गया जी आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग। आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो सेट करनी है। अच्छा क्लास, ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है। प्राइसिंग इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू a producer will get in exchange of goods or services। जो आप अपना प्रोडक्ट सेल करें, उसके इवज जो आप अपने पैसे मांगेंगे, उसको हम प्राइसिंग के अंदर लेकर आते हैं। The price that a company charges for its products and services is constrained by the fact that revenue must exceed the cost of products. रेवेन्यू, वैसे यहाँ पे रेवेन्यू मस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ दोज। हाँ जी, ठीक है जी। जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट का पता है, तो आप डेफिनेटली जो आप प्राइस कस्टमर से डिमांड करेंगे वो उससे ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्राइस डिमांड करेंगे तो आपकी कंपनी चलती, यानी वो प्रोग्रेस करेगी। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आर टिपिकली फोकस्ड विद प्राइसिंग इन देयर कॉन्टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर कंपनीज आर टिपिकली सॉफ्टवेयर कंपनीज आर टिपिकली फेस्ड विद प्राइसिंग इन थ्री कॉन्टेक्स्ट। जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनकी जो प्राइसिंग है ना, वो थ्री कॉन्टेक्स्ट से डिराइव होती है। मतलब कि आप जो प्रोडक्ट, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर के बंदे, तो आप अपना जो सॉफ्टवेयर बेच रहे हो उसकी प्राइसिंग तीन नज़रियों से हो सकती है। सबसे पहले, अच्छा ये मैंने पहले दो को इकट्ठा ही कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी मैं ये वर्ड निकाल रहा हूँ। प्राइसिंग अ बिड टू प्रोवाइड सर्विस सच एज कंसल्टेंसी डिजाइनिंग। सर सर्विस के लिए, अच्छा एक सवाल है क्लास, सर सर्विसेज के लिए प्राइसिंग की क्या स्कीम होनी चाहिए? अच्छा जी, ये हम ये मैं ये स्लाइड कंप्लीट करूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। प्राइसिंग अ बिड टू प्रोवाइड सर्विसेज, आप बिड कर सकते हैं, कोई सर्विस गवर्नमेंट ने मांगी या क्लाइंट ने मांगी। अब वो सर्विस स्पेसिफिकली, यहाँ पे पहला सवाल है, क्योंकि अभी जो सर्विस आपसे आपके क्लाइंट ने मांगी है, अगर वो ऐसी सर्विस है जो सिर्फ उसके लिए आप बना रहे हैं, तब तो आप पूरी सर्विस की प्रोडक्शन की कॉस्ट उसको चार्ज करेंगे। लेकिन उसने कोई ऐसी सर्विस मांगी है कि आपने उसके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो बहुत सारे क्लाइंट्स को वही एग्जैक्ट सर्विसेज दे सकता है, तो आप उसको थोड़ी प्राइस चार्ज करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है, आपके पास एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मेरे ना वायरस बहुत आ रहे हैं, मुझे एंटीवायरस चाहिए। अब आप एक तो उसके लिए एंटीवायरस बना सकते हैं, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर रिक्वायर करेगा।
दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च के एक प्रोडक्ट पहले से बना लिया हुआ है। जब आपने एक प्रोडक्ट पहले से बना लिया हुआ है, तो आप उसको वो सारी अमाउंट नहीं चार्ज करेंगे जो आपकी बनाने में लगी। आप उसको एक मिनिमल कॉस्ट चार्ज करेंगे। सच एज़ कंसल्टेंसी आप कंपल्स अच्छा ये अब आगे जितनी भी आप सर्विसेज़ या क जो आप चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसके पीछे सवाल ये रहा है कि क्या आप उसके लिए ख़ास वो सर्विस या कंसल्टेंसी कर रहे हो कि वो एक जेनेरिक आप बाकियों के लिए भी करते हो और उसको भी वो दे रहे हो। अगर सिर्फ़ उसी के लिए आपकी स्पेशल सर्विस है या स्पेशल कंसल्टेंसी है, तो आप सारी कॉस्ट उसी को दोगे और उसमें अपना प्रॉफ़िट मार्जिन भी रखोगे। लेकिन आपने ऐसी सर्विस बनाई है जो कि एक जनरल सर्विस है, बहुत सारे और लोगों को भी दे रहे हैं, तो आप उसको वो पूरी बड़ी अमाउंट नहीं चार्ज करोगे। सच एज़ कंसल्टेंसी, डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग जो डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग है ना, ये आपकी एक किस्म की स्पेशल कंसल्टेंसी है। ऐसा नहीं होता कि आप एक डिज़ाइन बना लें और सारे वही डिज़ाइन इस्तेमाल करें। हर डिज़ाइन का यूनिक होना ज़रूरी है। तो जो हर डिज़ाइन का यूनिक होना ज़रूरी है ना, इसलिए जो अच्छा डिज़ाइनर है ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे माँगता है और जो अभी न्यूबी है, वो जेनेरिक डिज़ाइन्स की तरफ आएगा। आप ये ध्यान रखना कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं ना, उनके लोगोज़ में उनके लोगोज़ जो है ना, वो 50,000, 70,000, 80,000 1.2 मिलियन डॉलर्स के भी सेल हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ़ एक लोगो नहीं होता, उसके पीछे फिर आपको पूरी स्कीम देनी होती है। लेकिन वो लोग प्रोफ़ेशनल्स और एक्सपीरियंस्ड लोगों के पास इसलिए जाते हैं कि उनको पता है कि ये उनका एक स्पेशल ब्रांड प्रेज़ेंटेशन है। वो कभी जेनेरिक की तरफ नहीं जाएँगे, वो स्पेशल ऐसी की चीज़ की तरफ जाएँगे जो सिर्फ़ उनकी स्टोरी को प्रेज़ेंट करे। डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग विद पेमेंट बेस्ड ऑन एफर्ट्स सप्लाइड। अच्छा जी, आप जो उनको इस लिहाज से भी चार्ज कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे नेटवर्किंग है, तो आपकी कंपनी है नेटवर्किंग की जी हम क्लाइंट्स को नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपने अपना बंदा उधर भेज दिया, तो आपने एफर्ट सप्लाई कर दी उसको, तो अब उसको जो हमने दिहाड़ी देनी है, वो भी आपने उनसे लेनी है और उनसे आपने अपना प्रॉफिट कमीशन भी लेना है। आपने अपने बंदे को कहा कि जी ठीक है, तुम्हें ₹5,000 मिलेंगे, तुम यहाँ नेटवर्किंग करके आओ, लेकिन आप कंपनी को 8,000 चार्ज कर सकते हो क्योंकि वो जो 3,000 है आपको और चीज़ों के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर वो लगाना पड़ेगा। प्राइसिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद समवन अच्छा, अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है प्राइसिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विद समवन हैव डेवलप्ड। किसी और ने वो प्रोडक्ट बना लिया हुआ है और जो आपको कंपनी है ना वो दिखाती है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर आप वो देख के कहते हो कि मैं इसकी ये कॉस्ट लूँगा। जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो ना, अगर आप वो खुद बना रहे हो, किसी खास बंदे के लिए बना रहे हो और वो किसी और ने नहीं लेना, तो सारी कॉस्ट आप उसको दोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर रखोगे। तो उसका बिल बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक स्पेशल सिनेरियो है। लेकिन अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपनी डेवलपमेंट करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे और अपने पास प्रोडक्ट बना के रख लोगे और उसको मंथली चार्जेस पे या वन टाइम कॉस्ट पे आप लोगों को बेचना शुरू कर दोगे, लेकिन उसकी प्राइस कम होगी। अच्छा, ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। अब हमें ज़ूम ने भी कह दिया आपके पीछे 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं आपके साथ ना एक चैनल शेयर करना चाह रहा हूँ यूट्यूब का, जो कि इंटरेस्टिंग है और फिर इस सवाल के ऊपर हम दोबारा आएँगे। एक जो यूट्यूब का चैनल है वो है अच्छा, ये मुझे लगता है ये ज़ूम के एरोज़ आ गए हैं, पता नहीं जा नहीं रहे, फिर भी देख लेंगे। अच्छा जी, उसका नाम है जी शार्क टैंक। ऑस्ट्रेलिया वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया। अब शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाला ना आई कैप्सूलेट बड़ी अच्छी स्टोरी है। आप लोग ऑडियो ऑन कर लो, हम इसको सुनेंगे। अच्छा, अगर ये ना भी कंप्लीट हुआ ना, आप इसको ये सॉरी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। अच्छा क्लास ही मैं आपके पास ग्रुप पे ये लिंक शेयर कर लेता हूँ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक असाइनमेंट है वो इंशाल्लाह मैं आपको ना वीकेंड पे दूँगा। वो ये है कि पहले मैं आपको इस चैनल का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये चैनल क्या है और ये प्रोग्राम क्या है। शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया या शार्क टैंक जो चैनल है ना, यहाँ पे लोग अपना आके आइडिया प्रेज़ेंट करते हैं। जब आपके अपना आइडिया प्रेज़ेंट करते हैं तो इनके सामने 5 या 4
ऐसे बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बैठी होती हैं जिनके पास पैसा तो है, लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जितने भी आइडियाज़ लोग लेकर आते हैं, वो आके अपना आइडिया प्रेज़ेंट करते हैं। आइडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, 99% एपिसोड्स ऐसी हैं कि वो आइडिया पहले से चल रहा हो। यानी अब ये शख्स अपना आइडिया प्रेज़ेंट कर रहा है, लेट्स सपोज़, तो इसने वो चीज़ बना ली है, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है और उसके पास अब ये डाटा आ गया कि वो कुछ पैसे बचा भी रहा है इसमें से। अगर इसके ₹1000 खर्चा आ रहा है, तो ये उसमें से ₹1500 निकाल रहा है, एक्सपेंस निकाल के इसको ₹500 बच रहे हैं। और जो शार्क्स होती है ना, उसको उनको उनको शौक भी, उनका फ़ोकस भी इस चीज़ के ऊपर होता है कि इसको बच कितना रहा है और ये जो इसको बच रहा है, ये हर साल बढ़ रहा है कि घट रहा है। उनका सिर्फ़ ये फ़ोकस है कि जो इस शख्स को पैसा बचेगा, अगर हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये एक्सपैंड करता है, तो ये वक़्त के साथ-साथ इसके जो पैसा बचना है, वो बढ़े, यानी ज़्यादा पैसा बचना शुरू हो जाएगा कि इसका कम पैसा बचना शुरू होगा। और अगर उन्हें नज़र आया ना कि अच्छा इसमें पैसा बचेगा, तो वो उसको ऑफ़र करेंगे कि हम तुम्हें $200 मिलियन देते हैं, हम तुम्हें $1 बिलियन देते हैं। बिलियन डॉलर की भी डील हुई हुई है इस शो पे। अच्छा ये शो है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। और असाइनमेंट जो है आपकी, वो बड़ी अहम है। वो ये है कि अभी क्योंकि मैंने आपको बताई है और ये इंशाल्लाह दूँगा मैं वीकेंड पे, लेकिन इन सारी एपिसोड्स की ना विकिपीडिया पे डिटेल भी मौजूद है। शार्क टैंक्स विकिपीडिया कि विकिपीडिया पे कौन-सी डील आई और उस डील के अंदर क्या-क्या ऑफ़र किया और वो कितने-कितने की हुई। माशाअल्लाह। आप लोग, मेरे ख़्याल में कुछ लोग गाँव में भी बैठे हैं, तो ये पीछे से कभी-कभी वो आवाज़ आती है जी, परिंदों के चहचहाने की, अच्छा लगता है। अच्छा देखें, ये जो ओनर्स जो जो हमारे जजेस थे ना, उसमें उन्होंने इतनी ऑफ़र्स की, उसमें से इतनी डील्स हुई और कितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए, ये सामने सारा लिखा आ रहा है। अच्छा जी, एपिसोड 1 में ये पूरा उन्होंने बताया हुआ है कि एडम ने इसको, क्रिकेट कूलर को इतनी वैल्यू दी, उसका ये बिज़नेस मॉडल था, इतना उसने ऑफ़र किया और कौन-सी ऑफ़र फाइनल हुई? जी, नाओमी की ऑफ़र फाइनल होगी, नाओमी जज थी। ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, लेकिन इसमें जो सबसे बुनियादी सवाल है ना, और ये क्योंकि अगर आप लोगों ने बिज़नेस शुरू करना है, आप लोग भी लाज़मी अपने से पूछोगे। वो बहुत बुनियादी सवाल ये है कि कितने परसेंट प्रॉफ़िट मुझे रखना चाहिए कम से कम अपने लिए, ताकि मैं कंपनी को ग्रो कर सकूँ। अब मिसाल मैं देता हूँ कि आप 2 दोस्त थे, 2 दोस्त ने मिलके सॉफ्टवेयर हाउस खोला। आपने सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज़ अभी बनाया नहीं है, आप बाहर से पकड़ के ही बेच रहे हो। आपने कैस्पर्सकी का लाइसेंस ले लिया और आप वो कैस्पर्सकी ही सिर्फ़ बेच रहे हो। आपको जो कैस्पर्सकी है ना, वो $10 का आता है, 1 लाइसेंस। अब आप कितने परसेंट प्रॉफ़िट मार्जिन के साथ ये लाइसेंस की बेचें कि वो कस्टमर के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और वो आपके लिए भी इतनी अच्छी हो कि आप वक़्त के साथ-साथ ग्रो कर सकें। ये जो है ना कि कितने परसेंट प्रॉफ़िट मार्जिन मेरे प्रोडक्ट पे होना चाहिए, ये सबसे कीमती सवाल है किसी भी बिज़नेस के लिए। जब ये लोग शार्क टैंक्स वाले आके अपना हर आइडिया को प्रेज़ेंट करते हैं, तो ये उस आइडिया के अंदर बताते हैं कि हमें इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। मिसाल के तौर पे ये जो शख्स है, ये कॉफ़ी पैकेज करता है महँगे ब्रांड्स के लिए। जो आप देखा होगा आपने, अब जब आप महँगे ब्रांड की तरफ जाते हो या आप ये स्टारबक्स जाते हो, तो वो अब वहाँ पे हर चीज़ डिस्पोज़ेबल हो गई है। वो एक छोटी-सी क्यूब ना एक मशीन में फ़िट करेंगे, मशीन को ऑन करेंगे और नीचे कप रख देंगे, तो आपकी कॉफ़ी बन के निकल आएगी। तो वो जो क्यूब है ना, जिसमें एसेंस है, जिसमें कॉफ़ी का सारा मिक्सचर है, वो ये पैकेज करता है। इसका इसका इसलिए ब्रांड का नाम भी आई कैप्सुलेट है। और ये इसने शुरू किया था, तो इस पहले एक कंपनी के लिए किया था, फिर इसने अब इसको एक्सपैंड कर दिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के लिए उनके सॉल्यूशन को पैकेज करके देता है और वो पैकेज वो वाला होता है कि वो मशीन में यानी डिस्पोजेबल पैकेजिंग के साथ। तो अब इसको उस एक यूनिट
के बनाने पे कॉस्ट कितनी आती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसने इतना बड़ा प्लांट लगाया है, उसके अंदर इसकी प्रोडक्शन के अंदर लोग भी हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर मैनेजमेंट भी है, फाइनेंशियल्स भी हैं। ये सारा कुछ डालने के बाद उसने निकाली कि मुझे पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है। अब लेट्स सपोज वो पर यूनिट कॉस्ट उसको $1 आती है, लेकिन ये जो स्टारबक्स है उसको अगर ये $3 का बेचेगा तो उसको 200% प्रॉफिट मार्जिन है। इसका $1 का प्रोडक्ट इसने स्टारबक्स को $3 में दिया और स्टारबक्स ने आगे वो $5 का बेचा। $5 में से $2 स्टारबक्स को बचे, $2 इसको बचे। तो ये जो है ना कि कितने परसेंट प्रॉफिट रखना है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, ये बहुत अहम एलिमेंट होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर ये होता है कि डिमांड कितनी है उसकी। अ, सबसे पहला फैक्टर कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है, और दूसरा जो सवाल है वो ये कि आपके कंपेटिटर्स कितने हैं। अगर आपका कोई कंपेटिटर नहीं है तो आप ऐसी प्राइस भी रख सकते हैं जो कि आसमान को छू सकती है। तो जो प्रीमियम लोग हैं वो खरीदेंगे। जिस तरह एप्पल का आईफोन आता है वो प्रीमियम लोग खरीदते हैं और प्रीमियम लोग फिर दिखाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्लास में मैं यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करता हूँ। स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास 1 मिनट रह गया। अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है, आप लोग तस्वीर खींच के सीआर से शेयर कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। अगर खुदा ना खास्ता किसी पे मुश्किल वक्त आया है तो अल्लाह पाक उस मुश्किल वक्त को आसान कर दे। और ये वक्त कुछ ऐसा जा रहा है जहाँ पे हर बंदे पे मुश्किल है, तो अल्लाह पाक के आगे दुआ ज़रूर करें, नमाज ज़रूर पढ़ें और एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।